मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एज अ कैरियर। मैं डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर सिर्फ इस वजह से चूज़ कर पाई क्योंकि बिकॉज आई फील लाइक आई हैव अ बोन ऑफ क्रिएटिविटी इन माई सेल्फ। अब जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम जानते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और व्हाट्सएप, ईमेल, सो मैनी थिंग्स। पर्टिकुलर किस चीज़ से कोई अगर आए तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस और मोटिवेशन जो हाई रहता है उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक एड्स से शुरू करिए क्योंकि फेसबुक एड्स ना आपको थोड़े से इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, आपको डाटा जल्दी मिलता है। ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे जॉब से फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए और उस पर मे बी एक बार ट्राई करना चाहिए? अगर आप इन हाउस ब्रांड्स में काम कर रहे हो तो आपका मेन फोकस ना सिर्फ सेल्स इंक्रीज करने पे होता है। ओवरऑल आप कभी ना ब्रांड को ग्रो करने पे नहीं काम करते हो। जब आप क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते हो या क्लाइंट से बात कर रहे हो तो क्या कुछ ऐसे मस्ट टू हैव या मस्ट टू चेक थिंग्स हैं जो अगर आपके चेकलिस्ट में चेक नहीं होते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये क्लाइंट मुझे नहीं लेना चाहिए? कई लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा था कि लोग पेमेंट नहीं करते। कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड जिसकी आपको मार्केटिंग बहुत पसंद आती हो? क्वर्क स्मिथ एक ब्रांड है जो कि सिल्वर की ज्वेलरी प्रमोट करते हैं। Okay. आई थिंक मुझे उनकी पेज पे जो पोस्ट करते हैं, जो उनकी वेबसाइट है, इट इज़ टू रियल। मतलब जैसे आप कहोगे ना कि कोई पॉलिश्ड एड नहीं होती। हे गाइस, वेलकम बैक टू गेम ऑफ सेलिंग यूट्यूब चैनल। आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है मिस गैलेक्सी, जिन्होंने एज अ डिजिटल मार्केटर हमारी कंपनी से ही अपने कैरियर की शुरुआत की थी और आज एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रही हैं। तो इससे पहले कि हम उनसे बात करें, सबसे पहले हम चांस देते हैं मैम को अपने आप को क्विकली इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैम, आपका इंट्रोडक्शन हो जाए प्लीज़। थैंक यू सो मच सर, मुझे आज इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। हेलो एवरीवन, एज सेड माय नेम इज़ गैलेक्सी एंड मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, रोहतक, बट आई हैव बीन ब्रॉट एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली। मेरी सारी एजुकेशन चंडीगढ़ से ही हुई है एंड इन 2017 मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी इंग्लिश लिटरेचर के साथ। ट्राई करा था कि हम अपनी जर्नी में आगे जाके एक प्रोफेसर बनेंगे इंग्लिश के, एंड बहुत ब्रीफ मूवमेंट के लिए मैंने यूजीसी की प्रिपरेशन भी की थी, बट उसके बाद चीज़ें फिगर आउट करने में मुझे लगा कि ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। एंड मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब जो कि 3 या 4 मंथ्स की ही थी एज अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर शुरू की थी। एंड उसके बाद मैंने सर की कंपनी में मिलियंस कार्ट में 2018 में एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन किया और आज तक कभी कंटेंट लिखा नहीं लेकिन उसके बाद मैंने प्रोडक्ट एनालिस्टिंग में 1 या 2 मंथ्स ही काम किया। उसके बाद सर ने सीधा मुझे फेसबुक एड्स एंड डिजिटल मार्केटिंग की टीम में ऐड कर दिया था। बिल्कुल। तो मैम, जैसा आपने बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग में आपकी एंट्री कैसे हुई, तो अब मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एज अ कैरियर। जैसे पहले आप प्रोफेसर बनना चाहते थे, आपने वो चीज़ नहीं की और आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तब से, तो इसको एज अ कैरियर आप कैसे देखते हो? मैं डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर सिर्फ इस वजह से चूज़ कर पाई थी क्योंकि बिकॉज आई फील लाइक आई हैव अ बोन ऑफ क्रिएटिविटी इन माई सेल्फ। और मुझे कंटेंट लिखना भी बहुत पसंद है और क्रिएटिव्स को स्टडी करना भी बहुत पसंद है और थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना भी बहुत पसंद है। किसी भी कस्टमर के माइंडसेट में क्या चलता है, वो क्या सोच के क्या बाय करते हैं। प्रीवियसली अगर आप पहले डिजिटल मार्केटिंग को देखोगे, इट वाज मोर अबाउट डाटा, आपका कितने इम्प्रेशंस, क्या कुछ आया है। लेकिन अब डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, उसका मेन मकसद ना क्रिएटिव्स पे आ रखा है और क्या कस्टमर सोचता है, क्या कस्टमर चाहता है। सो आई थिंक अब मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग में होना बहुत ज़्यादा सेंस बनती है। आई थिंक अगर कुछ साल पहले अगर डिजिटल मार्केटिंग में आती, मे बी आई वुड हैव बीन अ टोटल फेलियर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लेट्स से कि कोई पर्सन है जो अपनी पढ़ाई कर रहा है या फिर मे बी किसी और चीज़ में अपना किसी और फील्ड में अपना जॉब कर रहा है, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग को एज अ कैरियर सोचता है कि भाई मुझे उसमें जाना चाहिए। तो आपके हिसाब से, एज पर योर थिंकिंग, क्या लगता है आपको कि बेस्ट वे इन क्या हो सकता है? मतलब किसी को डिजिटल मार्केटिंग में अगर जाना है तो किस रूट के थ्रू जाना चाहिए जो बेस्ट रह सकता है किसी पर्सन के लिए? पर्सनली मैं उस पर्सन को ये एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके ना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ना रूबरू हो जाए टर्म्स पे कि होता क्या एग्जैक्टली जब मैं कॉलेज में थी, मैं आई वाज लाइक कि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ब्राउज़र क्या होता है, वेबसाइट पे क्या चीज़ें होती है, शॉपिंग करते वक्त क्या क्या जर्नी वगैरह कुछ नहीं पता था। ठीक है। और अब आई थिंक हमें वेबसाइट की भी नॉलेज होनी चाहिए, हमें चेकआउट, थैंक यू पेजेस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पेड एड्स क्या होती हैं, पीआर क्या होता है। आप चाहे वो चीज़ करो मत, बट आपको एटलीस्ट बेसिक डेफिनेशन अपनी होनी चाहिए क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटर आपकी जॉब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आप डॉट्स कनेक्ट कर पाओ।
बिल्कुल। अगर डॉट्स नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, इसी वजह से हर ब्रांड की इश्यूज भी अलग होते हैं, उनके गोल्स को रीच करने का हमेशा पाथ भी थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डॉट्स अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आपको किसी चीज़ की पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करती है, उसका एग्जीक्यूशन का आगे की बात, बट एग्जिस्ट करना तो पता होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक बात है। अब जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग में हम जानते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स और व्हाट्सएप, ईमेल, सो मैनी थिंग्स। तो किस चीज़ से पर्टिकुलर किस चीज़ से कोई अगर आए तो उसके चांसेस ऑफ सक्सेस और मोटिवेशन जो हाई रहता है उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे? आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक एड्स से शुरू करिए, क्योंकि फेसबुक एड्स ना आपको थोड़े से इंस्टेंट रिजल्ट्स देते हैं, आपको डाटा जल्दी मिलता है, और फेसबुक या आप गूगल कोई भी शुरू करोगे वो आपका बेंचमार्क बनेगा, और कोई भी चीज़ आप उससे नेक्स्ट सीखोगे ना, वो उसके कॉन्ट्रास्ट में, कंपेयर में वही सीख पाओगे। हर चीज़ हमेशा ना, आप कोई भी प्लेटफॉर्म सीखो, जैसे अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक की प्लेसमेंट्स, फेसबुक के सारे चैनल्स प्लेसमेंट्स वो हैं, गूगल की प्लेसमेंट्स कुछ और हैं, गूगल पे इंटेंट कुछ और होती है, फेसबुक पे इंटेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। फेसबुक इज़ मोर अबाउट पुश मार्केटिंग एंड गूगल इज़ अबाउट पुल मार्केटिंग, जो सर्च कैंपेन्स अगर बेसिकली डिस्कस करें। तो अगर आप फेसबुक से शुरू करोगे ना, तो एडवर्टाइजिंग इज़ मोर अबाउट पुश एडवर्टाइजिंग, अगर प्रीवियस एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करें, चाहे बिल बोर्ड हो चाहे कुछ भी हो, तो आप फेसबुक से अगर शुरुआत करोगे तो आप ऑलमोस्ट सारी टर्म से एसोसिएटेड हो जाओगे, और आपको जब आप गूगल एड सीखोगे तब आपको वही सेम टर्म्स मिलेंगी, बस आपको इंटेंट डिफरेंट मिलेगी, आपको प्लेसमेंट्स डिफरेंट मिलेगी, बट अदरवाइज वो सारी टर्म्स सेम रहेंगी, सब कुछ सेम रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक एड से शुरू करो, और आपके लिए फिर जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक हो गया, वो भी सोशल एड्स के अंदर ही आते हैं, जो कि फेसबुक एड्स जैसी ही हैं ऑलमोस्ट। बिल्कुल। तो मैम जैसे आपने लगभग 4-5 साल मेरे हिसाब से जॉब किया और उसके बाद में अब आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो ऐसा क्या रीज़न था जिसकी वजह से आपको लगा कि मुझे जॉब से फ्रीलांसिंग की तरफ जाना चाहिए और उस पर मे बी एक बार ट्राई करना चाहिए? मेरा जॉब का मेन एक्सपीरियंस ये रहा था कि कभी ना ऐसी लिमिटेशन फील होती थी। अगर आप इन हाउस ब्रांड्स में काम कर रहे हो तो आपका मेन फोकस ना सिर्फ सेल्स इंक्रीज करने पे होता है, ओवरऑल आप कभी ना ब्रांड को ग्रो करने पे नहीं काम करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्रांड का इशू सेल्स ना आने का रीज़न ये नहीं है कि आप एड्स अच्छी नहीं चला रहे हो, मे बी द इशू इज़ कस्टमर आपकी सपोर्ट अच्छी नहीं है, या फिर आप अपने कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और कहीं ना लैकिंग आपको फील होती है। बट लेकिन अगर आप किसी इन हाउस ब्रांड में जाके ये वाली बात कहते हो तो कभी कभी उनका रिस्पॉन्स वैसा अच्छा नहीं आता, और आप अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से ही आप आंसर्स दे सकते हो। सेकेंडली, अगर आप किसी एजेंसी में काम करते हो तो किसी भी एक प्रोजेक्ट पे कोई भी एक पर्सन काम करे ऐसा हार्डली ही होता है। राइट। आपका प्रोजेक्ट मैनेजर अलग होता है, फिर आपका मैनेजर अलग होता है, एग्जीक्यूट करने वाला पर्सन अलग होता है, क्लाइंट को जो प्रोमिस किए जाते हैं वो कोई और करता है और काम कोई और करता है। बिल्कुल। तो इतनी मिसकम्युनिकेशन में ना समटाइम्स इट हैपेंस कि क्लाइंट कुछ और सोच के आपसे बात करने आता है और आप कुछ और बात करने आते हो। बिल्कुल। तो मैक्सिमम टाइम्स ना जो हफ्ते की एक मीटिंग होती है वो मिसकम्युनिकेशन ही रह जाती वो हैं। रिकवर करने हाँ, के। वही रिकवर करने को रह जाती हैं। ठीक और है। तभी ना एडवर्टाइजर के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि बात क्या हुई थी, मैं क्या कहने वाला था या कहने वाली थी, और हम करते क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे फ्रीलांसर वाली बात हम कर रहे हैं, कुछ लोग जस्ट स्टार्ट ही एज अ फ्रीलांसर करते हैं और कुछ जैसे कि आपने एज अ पहले जॉब किया और उसके बाद में फिर आज आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा रूट ज़्यादा बेटर है? अगर किसी को फ्रीलांसिंग ही करनी है तो क्या कुछ टाइम पहले जॉब करने के बाद फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए, या फिर जस्ट अपना बेसिक जो भी फेसबुक गूगल से जो सीख सकते हैं यूट्यूब वगैरह से वहाँ से स्टार्ट किया और सीधा फ्रीलांसिंग में जाना चाहिए? आपके हिसाब से कौन सा रूट ज़्यादा बेटर है और क्यों? आई थिंक ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका माइंडसेट क्या है, कि वो जॉब भी करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है, वो फ्रीलांसिंग भी करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है। ठीक है। क्योंकि अगर आप ग्रोथ देखते हो तो जॉब में भी हो जाती है, फ्रीलांसिंग में भी हो जाती है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरा जब मैंने फ्रीलांसिंग करना डिसाइड किया था तो मैंने लोगों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस सुना था। लोग ठीक है। फ्रीलांसिंग छोड़ के उसके बाद वो जॉब में आए थे। ओके। ज़्यादातर लोग मैंने ऐसे देखे थे। अब मेरे नोन में कोई एक पर्सन भी ऐसा नहीं था जिसने फ्रीलांसिंग करी हो, उसका एक्सपीरियंस है, उसने वो कंटिन्यू किया हो कभी। ज़्यादातर लोग वो थे जो छोड़ के उसके बाद उन्होंने जॉब ही प्रेफर करी थी, क्योंकि वो एक स्टेबल इनकम को ही ढूंढ रहे थे। ठीक है। और मेरा जो फ्रीलांसिंग में जाने का मकसद था, क्योंकि मैं वैसे भी जॉब्स में थोड़ा मुझे कमी लगती थी, और अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन और आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी लगती है तो आप चाहोगे कि आपके पास एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, कि आप एक बार बता सको, बाकी सॉल्यूशन निकले ना निकले आगे की बात है। बट अगर आपके मन में वही रह जाएगा कि यार ये कर देते तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाते, बिल्कुल। और कई बार आप वो बोल ही नहीं पाओगे। तो फ्रीलांसिंग में जाने से पहले मैंने अपना पूरा माइंडसेट बना रखा था
मे बी 6-7 मंथ्स मेरी कोई इनकम नहीं आएगी. आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस. मैंने ये सोच रखा था कि नहीं इनकम आएगी, कोई बात नहीं, आई विल एस्टेब्लिश माई एक्सपर्टीज. 2 ही तरीके होते हैं एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश करने के लिए, या तो आप बोलो या तो आप दिखाओ. दिखाने का मतलब है कि आप उसके बारे में कोई कंटेंट पोस्ट करो, आप लोगों से मिलो और जितना हो सके अपडेटेड रहो. राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया. अब जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग के बिल्कुल साथ में एक चीज़ आती है एजेंसीज. मतलब अगर किसी पर्सन ने अपना काम आउटसोर्स करना है तो वो या तो एक फ्रीलांसर को करेगा या फिर एजेंसी को करेगा. तो आप फ्रीलांसर और एजेंसी को कैसे एक दूसरे से अलग देखते हो, और एज अगर आप बिजनेस ओनर हो, कोई आप D2C ब्रांड ओन करते हो, तो आप एक फ्रीलांसर के साथ जाओगे या एजेंसी के साथ जाओगे और क्यों? एक फ्रीलांसर के रूप में आपको ना सर आई थिंक बहुत सारी एक्सपर्टीज़ मिल जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मेरा चाहे ब्रीफ एक्सपीरियंस ही रहा हो, मैंने स्नैपचैट, टिकटॉक, अमेजोन, पिनिंटरेस्ट ये एड्स की हुई हैं. मैंने फेसबुक एड्स भी की हुई हैं और मैंने सोशल मीडिया मैनेज भी किया हुआ है. तो मे बी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दोज, बट मैं उनको गाइड कर सकती हूँ कि कैसे करना है. और ये जो फ्रीलांसिंग वाला जो काम होता है, फ्रीलांसिंग वाला आपका कम एक्सपेंस में हो जाता है और आपको एक्सपर्टीज ज़्यादा मिल जाती हैं. अगर फ्रीलांसर्स में भी वेरी करता है, कई पर्सन होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक कोर्स कर लिया, नाउ दे आर वर्किंग एज फ्रीलांसर्स. अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, मैंने कोई कोर्स आई थिंक अभी 5 ईयर्स तक मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, बट अब मैं अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए मैं कोर्स भी करूँगी, कर भी रही हूँ. लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप एक नॉर्मल फ्रीलांसर को और एक हाई टेक एजेंसी को कंपेयर करोगे तो वो एक एप्पल्स और ऑरेंजेस का कंपैरिजन हो जाता है. दैट वोंट बी एन इक्वल वन. राइट, ठीक है. अब जैसे आप इतने टाइम से एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रहे हो, तो जब आप क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते हो या क्लाइंट से बात कर रहे होते हो, तो क्या कुछ ऐसे मस्ट टू हैव या मस्ट टू चेक थिंग्स हैं जो अगर आपके चेकलिस्ट में चेक नहीं होते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये क्लाइंट मुझे नहीं लेना चाहिए? ऐसे मतलब सिग्नल्स फॉर टेकिंग और नॉट टेकिंग क्लाइंट. जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की थी, कई लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा था कि लोग पेमेंट नहीं करते. ये मेरा अभी तक नहीं रहा है, बट मैंने इस चीज़ के बारे में बहुत स्टडी किया था. बट ज़्यादातर जो लोग सजेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि आपको सारी कम्युनिकेशन एक ईमेल सोर्स पे ज़रूर रखनी चाहिए. क्योंकि अगर इफ समवन इज सेइंग समथिंग ऑन कॉल, दे कैन से कि हम कभी बात ही नहीं हुई हाँ, थी. ऐसा तो बोला नहीं था. हाँ, तो ईमेल पे क्या होता है ना, ईमेल पे आप उनको ऑन बोर्डिंग डेट से लेके प्राइसेस सब कुछ कंफर्म कर सकते हो. एंड सेकेंडली ना, जो क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने मैसेज किया, हफ्तों तक कोई मैसेज नहीं आता, फिर अचानक से फिर रीच आउट करता है, तो ऐसे लोगों के साथ आई थिंक शेडी काम होता है, क्योंकि वो बस आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. क्योंकि उनको लगता है फ्रीलांसर है, इनको कुछ भी पूछो एंड फ्री में सर्विसेज लो फिर चले जाओ. ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे अभी मैं किसी के लिए एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट काम कर रही हूँ, एक एजेंसी के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है. एक जैसे कि एजेंसी कोई ब्रांड आती है, अपनी वेबसाइट के बारे में पूरा ऑडिट करवाएंगे, सजेशंस लिखवाएंगे, ऐड अकाउंट की एक्सेस होगी, रन करेंगे. पर जैसे ही हम उनकी ब्रांड में दिक्कतें बताते हैं, फॉर एग्जांपल कि उनकी ब्रांड में हमने एक इशू बताया कि उनकी साइट पे अगर ऑर्डर्स नहीं आए तो हमें बैक एंड की एक्सेस देखनी पड़ेगी कि आए भी है नहीं आए. दे टोटली रिफ्यूज्ड. उन्होंने बताया ही नहीं कि अगर एक्सेस देते हैं हमें पता लग जाए ना कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या पिक्सल अच्छे से सेटअप नहीं हो रखा है, बट उन्होंने बताया ही नहीं. एंड उन्होंने ऐसे गोस्ट किया कि उन्होंने पेमेंट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं हुआ. और अगर किसी को एक्सेस शेयर करने में कोई इशू भी है तो वो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं चीज़ें. तो ये जो शेडी काम होता है ना, ये वाली जो चीज़ होती है कम्युनिकेशन वाली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे क्लाइंट्स के साथ भी देखा है कि अगर हम उन्हें ये बोलते हैं ना कि हमें इन्वेंटरी की लिस्ट भेज दो, कोई नहीं आएगा, वो बोलेंगे पहले आरओएस अच्छी करो. अब आरओएस कैसे अच्छी करेंगे जब हमारे पास इन्वेंटरी लिस्ट नहीं है? मतलब कि बस अपनी डिमांड रख रहे हैं और उसका लॉजिक से कुछ लेना देना नहीं. अगर कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स आपकी तरफ से अच्छा नहीं आ रहा ना उनकी तरफ से, तो आप सोच लो कि ये आपका भी टाइम वेस्ट होने वाला है. वो तो क्या सोच के बात कर रहे हैं पता नहीं, पर आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है. बिल्कुल ठीक है. तो ये हमने बात की कि जब हमें कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड करना है तो क्या चीज़ देखनी है ना. कुछ ऐसे चीज़ें जो बिल्कुल आपके लिए क्लियरली नो है कि अगर आपको किसी पर्सन में ये 3 4 5 चीज़ें दिख गई, अर्ली सिम्टम्स जैसे होता है, तो बस स्ट्रेट अवे ना है भाई, चाहे वो बंदा ज़्यादा पे कर रहा हो, कम पे कर रहा हो, कुछ भी. मेरे लिए सबसे बड़ा रेड सिग्नल मुझे जो लगता है कि जिस पर्सन को ना एडवर्टाइजिंग का ज़ीरो नॉलेज है, एंड दे जस्ट आस्क कि कितना कितना खर्चा होगा. अगर आप उनको आइडिया भी दे दो ना, दे विल ऑलवेज बी लाइक ना कि नहीं नहीं मेरा बजट इतना ही है, बट तुमको पता ही नहीं है कि कितना हम एक्स कर सकते हैं उस चीज़ को. एंड आप सीधा उनका बस यही होगा कि नहीं नहीं कितना होगा कितना होगा कितना होगा.
तो ऐसे केस में आपको उनको एजुकेट भी करना पड़ रहा है। एजुकेट भी, कन्विंस भी आपको करना पड़ेगा, फिर उसकी गारंटी भी लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं रिजल्ट आए तो आपको फिर वही बोलेंगे कि आपने बोला था। सो अगर कोई पर्सन अगर बाहर से सुन के आता है कि हाँ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में ये होता है, थोड़ा बहुत भी अगर पर्सन को ना नॉलेज हो तो आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं, उस पर्सन का माइंडसेट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको लेके। अगर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने एक वेबसाइट बना दी और उसको है कि सेल आ जाए, सेल आ जाए, उसको कोई वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन पे काम नहीं करना, उसको कोई डिलीवरी पे, कोई कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कोई काम नहीं करना, तो वो पर्सन ना आपको हमेशा सिर्फ सेल के लिए पंप करता रहेगा, उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो पर्सन शेडी मुझे लगता है पर्सनली। तो ये दो मेरे लिए बहुत रेड सिग्नल्स हो जाते हैं जब भी मुझे ऐसा पता लगता है कि किसी का कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना उनको नॉलेज है, दे आर गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। मतलब उनका इंटेंशन चाहे सही हो, लेकिन वो जो आस्क कर रहे हैं वो एज अ फ्रीलांसर आपको लगता है कि वो आपको दूर कर रही चीज़ से कि नहीं मुझे इनके साथ काम नहीं करना चाहिए, चाहे पर्सन सीरियस हो अपने बिजनेस के लिए। हाँ। लेकिन वो अगर इतनी बेसिक चीज़ों पे कि भाई साइट पर मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम अपना ऐड चलाओ और मेरे को ऑर्डर ला के दो, जब दूसरी साइट के या दूसरे, क्योंकि लोगों को एक ये पता होता है कि या एक आइडिया होता है कि उनके जो कंपटीशन में ब्रांड्स हैं उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं या उनकी इतनी आरओएस आ रही है, तो भाई हमारी क्यों नहीं आ रही। अब वो इन चीज़ों को बात ही नहीं करना चाहते कि उनकी साइट इतनी पुरानी है, उनकी ब्रांड बिल्डिंग ऐसी है, उनके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो सब चीज़ें छोड़ के सिंपली बस फेसबुक ऐड से या गूगल से इतनी आरओएस या इतने ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैम अगर हम बात करते हैं कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे अलग अलग तरह के मार्केटिंग है, जैसे हमने अभी बात भी किया फेसबुक, गूगल वगैरह, आपकी एज अ फ्रीलांसर या एज अ मार्केटर आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ पर है? आप किस चीज़ को फर्स्ट जैसे होता है कि फेस आप रखते हो अपने सर्विस का? आई वुड से मेटा एडवर्टाइजिंग, वो मेरा फोर्टे है, मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस उसी में गया है। और अब उसका जो फेसबुक को इंक्लूड करे तो उसमें इंस्टाग्राम भी आ जाता है, उसमें व्हाट्सएप भी इंक्लूड हो जाता है, तो वो जो मेरी एक्सपर्टीज वो अपने आप एक्सपेंड हो चुकी हैं, जो कि पहले से होती थी। और बेसिकली सोशल एड्स जो होती हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। मैं अपने आप को फिर भी मेटा एडवर्टाइजमेंट में अपने आप को एक्सपर्ट। बहुत बढ़िया। तो अब हर मार्केटिंग चैनल्स के या हर प्लेटफॉर्म के अपने कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके क्रूशियल नंबर्स होते हैं। तो ऐसे ही जब आप फेसबुक एड्स कर रहे हो या मेटा एड्स कर रहे हो जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों आ गए, तो कुछ क्रूशियल नंबर्स या कुछ क्रूशियल फैक्टर्स जो आप अपनी मार्केटिंग में देखते हो और उनको आप हमेशा उनके ऊपर एक क्लॉज, जैसे होता है ना कि पैनी नज़र रखना, बाकी चीज़ें अगर कभी थोड़ा इग्नोर भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें जिनको यू कैन नॉट अफोर्ड टू, मतलब कि उनको आप इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे कुछ पैरामीटर्स या नंबर्स। पहले तो सबसे नंबर होगा कि एड अकाउंट ना प्रॉपरली सेटअप हो रखा हो। फॉर एग्जांपल क्या होता है ना कि कई लोग ना काफ़ी मार्केटिंग करने के बाद पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, बट पिक्सल एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने एड्स नहीं भी चलाई है ना, तो आपके अगर साइट पे यूजर्स आ रहे हैं तो वो पिक्सल वो भी डाटा कलेक्ट कर लेता है। तो अगर आपने एड अकाउंट अपना अच्छे से सेटअप कर रखा है तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये होता है, आपको पता है मेरे पास कई बार अकाउंट ऐसे ऑडिटिंग में आते हैं जिनका डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया है। आप सोचो कि कोई पर्सन कैसे ऑडिट करेगा किसी ऐड अकाउंट को जिसमें डाटा मैक्सिमम डिलीट कर रखा होगा उन्होंने। डाटा डिलीट यानी कि एड्स डिलीट कर रखी है। मैं डिलीटेड में जाके देखती हूँ तो मुझे पता लगता है जिसपे 50-60 हज़ार खर्च हो रखे थे वो कैंपेन, वो है नहीं। अब जो 10-15 हज़ार लास्ट के 2-3 हफ्तों में खर्च हुए सिर्फ वही डाटा है। एंड व्हेन आई आस्क देम, बोलते कि हमें रिजल्ट अच्छे नहीं लगे तो डिलीट कर दिया। अरे कुछ तो था ना कुछ ऑडिट करने के लिए, एंड पीपल डिलीट इट। और अगर उसके अलावा मान लीजिए अकाउंट सेटअप सब कुछ प्रॉपरली हो चुका है एंड नाउ वी आर लुकिंग इनटू जस्ट द मैट्रिक्स, तो सबसे पहले नज़र होती है परचेज आने से पहले जो सारा सॉफ्ट डाटा होता है। सॉफ्ट डाटा जो होता है ना वो आपको ये बता रहा होता है कि आपकी एड्स प्लस आपकी वेबसाइट कैसा परफॉर्म कर रही है। लाइक आपके ऐड टू कार्ट कितने आ रहे हैं, जितने ऐड टू कार्ट आ रहे हैं उसमें से चेकआउट का रेशो क्या है, चेकआउट से कन्वर्जन का रेशो क्या है। अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऐड टू कार्ट आ रहे हैं तो आपकी ऐड में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, आपकी ऐड में दिक्कत नहीं है। और अगर ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट्स नहीं आ रहे हैं तो दैट मीन्स क्या इशू हो रहा है कि प्राइस पॉइंट उनको लग रहा है या फिर कोई चीज़ क्या नहीं हो रही है। ऐड में दिक्कत तब है जब आपके CTR बहुत ज़्यादा लो हो रही है। और अगर मान लीजिए CTR हाई है लेकिन उसके बाद कन्वर्ट नहीं हो रहा तो आपने ऐड में क्या दिखा रखा है, ऑफर जो आपके एड्स में दिख रहा है और जो साइट पर है वो अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो सॉफ्ट डाटा पे इतनी पैनी नजर होनी चाहिए ना लोगों की कि सेल की तो बाद में बात, पहले अपनी एड्स का तो देखें ना, वेबसाइट और सब कुछ ठीक से हो रखा है नहीं, पर लोग सीधा सेल्स के लिए ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देंगे तो काम नहीं बनता फिर। राइट। अब जैसे हम फेसबुक एड्स की बात कर रहे हैं यानी कि मेटा एड्स की, तो ऑब्वियसली मेरा पर्सनल फेवरेट हमेशा से मेटा एड्स रहा है और मुझे लगता नहीं कि जल्दी चेंज होने वाला है। तो अब हम कुछ उस चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है जानने के बारे में, कि स्केलिंग के बारे में। अब किसी ने अपनी एड्स रन की, ऑर्डर भी आने लग गए, ROS भी आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो स्केलिंग की तरफ जाते हैं
जैसे अगर किसी को 50 ऑर्डर्स डेली का आ रहा है, अब वो 50 को अपना 100, 200, मे बी 500 की तरफ ले जाना चाहता है, तो जैसे ही वो बजट बढ़ाते हैं या जो भी चीज़ें प्रैक्टिसेस होती हैं स्केलिंग के पर्पस के लिए, वो जैसे ही वो करते हैं उनका दूसरे नंबर सेट हो जाते हैं, लाइक उनकी आरओएस गिर जाती है, और आरओएस गिरने की वजह से फिर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो उनको चाहिए या जो डिज़ायर्ड होती है वो नहीं आ पाती। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो आपकी गो टू स्केलिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इस मामले में आप किसी को क्या सजेस्ट करोगे? सर पहले तो स्केलिंग 2 लेवल पे होती है। एक एड्स मैनेजर पे आज क्या आप कर सकते हो, एक एड्स मैनेजर के अलावा आप क्या कर सकते हो, जो वेबसाइट पे आपके पास डाटा होता है या अदर सोर्सेज व्हाट्सएप या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अगर मैं उन सेक्शंस को हटा दूँ, सिर्फ एड्स मैनेजर की स्केलिंग की बात करूँ, तो कई लोग ये नहीं समझते स्केलिंग भी अपने आप में एक टेस्टिंग होती है। आप अगर मान लीजिए, यूजुअली क्या होता है ना, आप किसी भी ऐड को तब तक स्केल नहीं करते जब तक आप उसे जब भी डुप्लीकेट कर रहे हो, जब भी ट्राई कर रहे हो, उस पर सेल आ रही है। क्योंकि यूजुअली हम सूनर और लेटर हम सब जाके ब्रॉड ही जाने वाले हैं। आप फेसबुक भी, गूगल भी, सब कुछ ही ब्रॉड जाने वाला है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ज़रा सी भी उसका एज ग्रुप चेंज कर दिया तो सेल नहीं आ रही। अगर आपने इंटरेस्ट चेंज कर दिए, सेल नहीं आ रही। आपने सिंपली उसको एज इट इज़ डुप्लीकेट भी कर दिया तब भी सेल नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स वो विनिंग नहीं है। आपकी डेफिनेशन विनिंग की डिफरेंट है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कई लोगों को लगता है क्रिएटिव फेल होता है, कई लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट फेल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, बेसिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो मेरे एक्सपीरियंस में 3 तरह का ई कॉमर्स आता है। एक होता है आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर या आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो, तो प्रोडक्ट ही है, आप बाय कर रहे हो। दूसरा है कि आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे एसक्यूज हैं, ठीक है, जैसे कि आप साड़ी बेच रहे हो, टी शर्ट बेच रहे हो, बहुत सारे एसक्यूज बेच रहे हो आप, उसमें भी बहुत एसक्यूज है। उसमें तीसरा लास्ट आता है आपके पास कम या फिर सिर्फ एक ही एसक्यू, एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है। अब मान लीजिए आप जो लास्ट कैटेगरी है, अब आपका प्रोडक्ट ही एक है, तो उसमें क्रिएटिव फेल हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट फेल होने का है ही नहीं ऑप्शन, है ही नहीं। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर की कैटेगरी की बात करो जहाँ पे एसक्यूज बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या फेल होता है? वहाँ पर अगर आप मान लीजिए आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को अगर प्रमोट करने चलोगे तो आपकी कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर आपके ऑफर्स फेल होते हैं, आप कस्टमर को क्या ऑफर कर रहे हो। और वहीं पे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स पे आ जाते हैं, कोर्सेज पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी एक्सपर्टीज शो करते हो कि आप कितना एक्सपर्ट हैं, कितना आपकी आप ऑफर्स पे आपका कितना पुराना हो चुका है। जैसे मान लो आपको कोई कोर्स बेच रहे हो, अगर कोई कोर्स ऐसे पर्सन का है जिसने अभी अभी कोई कोर्स किया होगा तो लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे पर्सन से कोर्स बाय कर रहे होगे जिसका एक्सपीरियंस ही 10 या 15 साल का है और अभी अभी वो बड़ी बड़ी एजेंसी से जुड़ा हुआ है, चाहे शबैंग हो, चाहे उगली हो, कोई भी एजेंसी से जुड़ा हुआ है, और वो सेमिनार्स कंडक्ट करता है जहाँ पे बड़ी बड़ी ब्रांड से लोग, मार्केटिंग के लोग आके बात करते हैं, तो वहाँ से लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट मैम आपने बताया। अब हम बात करते हैं कि एक ब्रांड है जो जिसने स्टार्ट किया है, मतलब ब्रांड कहें या फिर एक D2C या ई कॉमर्स स्टोर है जो स्टार्ट हुआ है, और वो अभी इनिशियली अपनी मार्केटिंग खुद करते हैं, ठीक है। अब उसमें ऑब्वियसली कि ट्रायल एंड रन रहता है कि वो सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो इनिशियल फेज में कोई ब्रांड क्या गलती करता है, कोई ई कॉमर्स स्टोर क्या गलती करता है, और किन चीज़ों को उनको अपना एक खास अगर ख्याल रखे तो उनके रिजल्ट्स बहुत बेटर आ सकते हैं? आई थिंक सबसे बड़ा पॉइंट मैं कहूँगी उनको अपनी ब्रेक इवन आरओएस पता होनी चाहिए। अगर उनको पता होगा ना कि वो कितना एक प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजिंग में खर्च कर सकते हैं, क्योंकि डाटा इनिशियली उससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन उनको एक पॉइंट पता होना चाहिए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं कि उनकी 5, 6, 7 आरओएस भी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आप ऐसे बिजनेस के लिए क्या कर पाओगे एड लेवल पे? एड वो पिक्सल पागल हो जाएगा, कौन सी ऑडियंस ढूंढेगा, कितनी सस्ती ऑडियंस ढूंढेगा आपके ऑडियंस के लिए? क्योंकि 6-7 आरओएस पहले ही अनरीजनेबल है, उसके बाद वहाँ पर भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको 10-15 की चाहिए, तो वो तो अगर किसी कोई नई ब्रांड है, और मेरे साथ एक ऐसा हुआ भी है, मैंने एक क्लाइंट, क्लोथिंग ब्रांड थी, उनके प्राइसिंग शुरू ही 4-5 हज़ार से लेके 15 से 20,000 तक की उनकी ड्रेसेस थी। एंड ड्रेसेस वर नॉट रियली दैट गुड, और ना वो कोई ब्रांड डेवलप हो रखी थी, और उनका बजट बहुत कम था, एंड उनकी क्रिएटिव्स भी बहुत लिमिटेड थे। दे वर वेरी एडमेंट कि हमारा ट्राई करो, हमारे बिकेंगे। हमने ट्राई किए, वो सेम स्ट्रैटेजीज अपनाई जो हमने किसी और क्लोथिंग ब्रांड पे अपनाई थी, बट रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आए। आई सजेस्टेड देम कि आप ना इनिशियली आपको कन्वर्जन्स चाहिए, तो आपकी साइट पे ना कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो अफोर्डेबिलिटी में भी आते हों, चाहे आरओएस कम आए चाहे ज़्यादा आए, आपकी साइट पे सेल तो आए पहले। तो जब मैंने उनको कहा कि 25 से लेके 3500 तक के आपके कोई भी रेंज आप पिक करवाओ, और एटलीस्ट 20-30 उसके अंदर प्रोडक्ट्स हों, ताकि बंदे आएँ, और कोई बंदा एक चीज़ खरीदता है उसके बाद वो देखे कि हाँ ये भी मैं प्रोडक्ट खरीद सकता हूँ जो महंगे वाला है। बट मेरे जैसा पर्सन ही पर्सनली अगर सीधा ही 15,000 की ड्रेस पे मैं लैंड करूँगी, मैं तो उस वेबसाइट पर दोबारा बैकआउट ही हो जाऊँ,
पाऊंगी, क्योंकि इतने महंगे प्रोडक्ट्स को आप पहले ही इंप्रेशन में बाय करो, बहुत हार्ड चांस है। यू लोगों को कन्विंस होना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत सही बात की आपने। तो अगर हम बात करते हैं कि कोई D2C कंपनी है या फिर ई-कॉमर्स कंपनी है जो खुद से मार्केटिंग अपनी कर रही है, किस लेवल पे आपको लगता है कि उनको कंसीडर करना चाहिए एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के पास जाने के लिए, चाहे वो फ्रीलांसर हो या फिर एक एजेंसी हो? कब उनको एक बार ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट, ताकि उनको पता चल सके कि जो उनकी इन हाउस टीम जो परफॉर्म कर रही है, जो करके दे रही है, मे भी हो सकता है उससे कुछ बहुत बेटर हो सकता हो, लेकिन जो इनिशियल टीम है, क्योंकि वो भी एक्सपर्ट नहीं है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कंपनी अभी स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल लेवल के ही लोग हायर किए जाते हैं, तो वो जो कर रहा है और बजट तो खर्च हो रहा है, तो उसी बजट को खर्च करके अगर कोई फ्रीलांसर या कोई एजेंसी अच्छा काम करके दे सकती है, तो कब एक ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर को सोचना चाहिए कि मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए फ्रीलांसर के साथ में? क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा नंबर या कोई ऐसा सिनेरियो रीच होने के बाद? आई थिंक अगर किसी एक कंपनी का इतना लेवल रीच हो चुका है कि उनको पता है कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, उनको कस्टमर के फीडबैक बहुत अच्छे मिल रहे हैं, सब कुछ है, दिक्कत उनको भी नहीं पता कि कहाँ आ रही है, और फिर दिक्कत मार्केटिंग की है। तो ठीक दिक्कत है। ना वेबसाइट की रही, ना कस्टमर्स की रही, ना कस्टमर की सेटिस्फेक्शन की रही, आपका सारा दिक्कत फिर सिर्फ मार्केटिंग का आ जाता है। और अगर आपकी इन हाउस मार्केटिंग उस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पा रही है, देन यू माइट बी नीडिंग अ पर्सन जिसको एक्सपीरियंस मार्केटिंग का भी हो, सोशल मीडिया का भी हो, और प्लस स्केलिंग का भी एक्सपीरियंस हो। तो वो आपकी वेबसाइट को देख के, आपकी कस्टमर जर्नी को देख के वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि कहाँ दिक्कत है। वो रैंडमली कुछ भी सजेस्ट नहीं करोगा कि नहीं नहीं हम ऐसा करते हैं, पोस्ट बूस्ट करते हैं। वो बताएगा प्रॉब्लम जो आपकी वेबसाइट में या आपके ब्रांड में अभी दिक्कत होगी। बिल्कुल, आउटर पिक्चर से देख के एक हाँ, बार और कंपैरिजन, क्योंकि जो पर्सन फ्रीलांसर है वो कई सारी और बिजनेसेस के साथ में भी कंसीडरिंग काम कर रहा है, तो वो कई सारी ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो मे बी आपका जो एम्प्लॉय है वो ना बता पाए। जैसे एक बहुत बड़ा, मैंने अभी शूज़ की ब्रांड मेरी कस्टमर थी, तो मैंने ना उनकी जब स्टडी की थी उनके कंपटीटर्स की, उसमें एक कंपटीटर का जो मैंने सोशल मीडिया पेज एक्सप्लोर किया, तो उनके मैक्सिमम कस्टमर्स ने ये कंप्लेन कर रखी थी कि जो उनका लोगो था ना, उनके वो लिप एरिया जो होता है ना शूज़ का, उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लोगो था और वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो सूनर और लेटर उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम किया। ठीक है। तो जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर की तरफ से बनता जा रहा है और आपकी टीम भी इस पे काम कर रही है, तो आपको ग्रोथ वो मिलेगी मिलेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे ऑब्वियसली आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो बहुत सारे ब्रांड्स की मार्केटिंग दिखती भी होगी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और सभी जगहों पे। कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड जिसकी आपको मार्केटिंग बहुत पसंद आती हो, और उसमें ऐसा क्या एलिमेंट है जो आपको लगता है कि यार ये बहुत बढ़िया करते हैं, ऐसा कुछ? आई थिंक मुझे 2-3 साल पहले से ही मैंने, आई थिंक कोक स्मिथ एक ब्रांड है जो कि ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी प्रमोट करते हैं। ओके। आई थिंक मुझे उनकी पेज पे जो पोस्ट करते हैं, जो उनकी वेबसाइट है, इट इज़ टू रियल। मतलब जैसे आप कहोगे ना कि कोई पॉलिश्ड एड नहीं होती, अच्छा, वो ऐसे रॉ एंड रियल। हाँ, रॉ एंड रियल। आप उनकी वेबसाइट देखो, नॉर्मल लोगों ने नॉर्मल ज्वेलरी कर रखी होगी, उनकी टारगेट ऑडियंस बहुत क्लियर है, उनको पता है कि किस तरह की ऑडियंस उनको टारगेट करनी है। वो आई डोंट थिंक कि सबको अपनी एड्स दिखाते हैं, क्योंकि मैंने कभी उन्होंने ऐसे बॉम्बास नहीं की मुझे वो ऐड। वो अपने सोशल मीडिया को बहुत सीरियस लेते हैं। उनके सारे के सारी जो पोस्टिंग होती है, उनकी ज्वेलरी को ही क्या कहते हैं, रेजोनेट करने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल वो ना पोइटिक ज्वेलरी ज़्यादा पोस्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे कि उनका आई थिंक टैगलाइन थी, जज्बातों को पहनना सिखा दिया। तो आई फेल्ट लाइक कि दिस इज सो ब्यूटीफुल, इट्स नॉट जस्ट ज्वेलरी। बात ही बहुत अच्छी कर दी, तो आप उससे भी इम्प्रेस होते हैं लोग और हाँ, चीज़ें। उनकी ज्वेलरी बहुत प्यारी होती है, बहुत नाइस होती है, जो कि आई थिंक लोगों की सोल्स को कनेक्ट करती होगी। जैसे किसी में उन्होंने अहम रस्मी वर्ड लिख रखा है, कहीं उन्होंने आई थिंक बंगाली लैंग्वेज में कुछ पोइट्री का सेक्शन के कर रखा है। आई थिंक उन्होंने एक डेकोर भी इंट्रोड्यूस किया था जहाँ पे था आई थिंक मुकम्मल रिश्तों की कहानियां नहीं बनती या कुछ ऐसे थे, बट इट्स एवरीथिंग रिलेटेड टू पोइट्री एंड समथिंग थॉट। जिसको बेसिकली पर्सन अपने हाँ, रियल लाइफ से रिलेट कर सकता है, हाँ, तो ऐसा वो कुछ। ज्वेलरी अगर कोई पर्सन बाय करके किसी को गिफ्ट देगा ना, इट विल नेवर बी जस्ट अ ज्वेलरी। वो एक इमोशन अटैच हो वो एक रहा है। इमोशन अटैच, तो वो ना अपने प्रोडक्ट में इमोशन पैक करके भेज रहे हैं। कहाँ से ये ब्रांड, कुछ है आपको आइडिया? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने उनका मैं पहले बहुत 2-3 बार स्टडी की थी, बट अभी वो शार्क टैंक पे भी आए थे आई थिंक वो। अच्छा, हाँ, अभी वो शार्क तो टैंक क्या पे भी आए थे। सक्सेसफुली मिला उनको? तो मुझे देखने का टाइम नहीं मिला है, बस अभी मुझे पता चला था कि मैं उनको काफ़ी टाइम से भी फॉलो कर रही थी। तो मैंने आई थिंक कुछ साल पहले तो फेसबुक ने भी रेकमेंड किया था कि ऐसी एड्स चलाओ। आपको याद है कि आप इस बिजनेस ओनर ने बहुत सक्सेसफुल हासिल करी। हाँ, अच्छा, उसमें इनकी केस स्टडी भी आई हाँ, थी। उनकी भी आ रखी थी। सो आई वॉज वेरी अमेज कि ये ब्रांड मुझे अच्छी लगती है, एंड दे आर
लाइक फेसबुक रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसी एडवर्टाइजिंग करो, मुझे उनकी एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी लगती है, उनकी पोस्ट जो भी वो पोस्ट करते हैं। हाँ, आपने पहले भी इसके बारे में बताया था। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि D2C के बारे में और ई-कॉमर्स के बारे में, कोई भी ब्रांड आता है, जस्ट गेट स्टार्टेड विद फेसबुक एड्स, मतलब फेसबुक पे एड अकाउंट बनाया और बस वहाँ से चालू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली फेसबुक इज़ द मोस्ट कम्पिटिटिव हो गया है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर लोग कर रहे हैं। तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो आपको लगता है कि लीस्ट लेवरेज्ड है और हाई पोटेंशियल है उसमें, जो इंडियन D2C स्पेस के लिए या फिर ई-कॉमर्स बिजनेसेस के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, ऐसा कोई आपके नज़र में या आपकी जानकारी में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो आपको लगता हो जिसके बारे में कि उसको बहुत कम लोग लेवरेज करते हैं और उसमें पोटेंशियल बहुत हाई है? आई थिंक आई वुड से कि अमेज़ोन बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, क्योंकि उस पर कई लोग, अभी आप किसी बिजनेस और जो कि एक लेवल पे रीच कर चुके हैं ई कॉमर्स में, आप कभी भी उनसे पूछोगे कि आपको दोबारा अपनी जर्नी रिक्रिएट करनी हो, देन दे विल आंसर यू द सेम कि अमेज़ोन की मार्केटिंग का तरीका बहुत कमाल का है। वहाँ पर आप ऐसा नहीं कि किसी का सिर्फ एक इंटरेस्ट टारगेट का, आप वहाँ पे सीधा सीधा अपने कंपिटिटर्स की ऑडियंस को ऐड दिखाते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। इतनी डिटेलिंग तो मेटा में भी नहीं हो सकती। आप कभी ऐसे नहीं, मान लो आप शैम्पू बेच रहे हो तो मैं सनसिल्क के कस्टमर्स को टारगेट कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी आप सिर्फ एक जनरल देख सकते हो कि किसी का शैम्पू में इंटरेस्ट हो, लेकिन वहाँ पे आप सीधा सीधा अपने कंपिटिटर्स के ASINs डाउनलोड कर सकते हो और इनको ऐड दिखानी है। तो अगर सूनर और लेटर आपकी ब्रांड के बारे में किसी को थोड़ा बहुत भी पता चलता है तो अमेज़ोन पे बहुत जल्दी इस चीज़ का रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। फेसबुक पे आपको जो प्लेसमेंट्स मिलेंगी वो फेसबुक के सोशल मीडिया की ही मिलेंगी। और टू क्राउडेड हो गया वो फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर जनरली देखा जाए ना डिजिटल मार्केटिंग में, बस ये एक चीज़ याद रखनी चाहिए, इट्स अबाउट क्या कहते हैं, प्लेसमेंट्स। अगर अगर आपके कस्टमर अमेज़ोन पे है ही नहीं, वो शॉपिंग ही नहीं कर रहे हैं अमेज़ोन पे, तो आप अमेज़ोन पे एड्स चलाओगे, कोई फायदा नहीं। अगर वो फेसबुक पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, तो आप क्या चलाओगे? लेकिन अगर वो हर जगह है तो आप हर जगह क्यों नहीं चलाओगे? बिल्कुल, मेक सेंस। मेक सेंस। अब आपने पहले जॉब किया, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, हाउ आर दीज टू थिंग्स डिफरेंट आपके लाइफ में, मतलब क्या इसका इफेक्ट रहा है? आप थोड़ा इसके बारे में बताओ। आई वुड से फ्रीलांसिंग में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि जॉब में एक हैबिट बन जाती है, आप 9 बजे जाते हो, 6 बजे छुट्टी होती है और आपको काम हो या ना हो वहाँ पे बैठना ही पड़ता है, और काम करना भी है तो एक सर्टन लेवल पे आपको होता है, पर एक डिसिप्लिन बन जाता है आने उठने और जाने का। और आपसे कोई सवाल नहीं पूछता क्या कहते हैं और कोई क्लाइंट मिला जो कि यूजुअली हमसे ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। और आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आप खुद को जो प्रमोट करते हो ना, आपको वहाँ पे अपनी इनसिक्योरिटी से डील करना पड़ता है। ज़्यादातर फाइट आई थिंक ना वो खुद से होती है। ये आई थिंक जो चीज़ मुझे पहले नहीं पता थी, कैमरा के आगे आना, क्लाइंट से डायरेक्टली बात करना, इवन आपको पता है कि नो बोलना डिफिकल्ट होगा, देन नो बोलना। तो जो खुद से ये जो कश्मकश होती है, आई थिंक दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डू इन being an ordinary employee, job. in being an employee. तो आर यू लाइकिंग द थिंग जो अभी हो रही है, चल रही है? हाँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग है, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ये ठीक है। फेज एम्प्लॉय बनने में इतनी चैलेंजिंग चीज़ नहीं होती। इट्स मतलब काम मुश्किल होता है बीइंग एम्प्लॉय, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट एक आप ना एक रूटीन में आ जाते हो, इसमें वो कभी भी नहीं होता। मतलब इसमें आप वैसे नहीं कर सकते मैम आज मैं बीमार हूँ तो आज वर्क फ्रॉम होम, मतलब आज लीव चाहिए। हाँ। यू हैव टू जस्ट गेट ऑन द कॉल, चाहे आप कुछ भी फील कर रहे हो, नॉर्मली आपको 90% टाइम्स में आप मना नहीं कर सकते। हाँ। तो वो एक जिम्मेदारी का एहसास और वो बढ़ जाता है। और आप यहाँ पे ना सर क्या कहते हैं, आप खुद ना लोगों को रीच आउट करते हो और क्या कहते हैं फॉलो करना शुरू करते हो, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। आपकी ना पता नहीं क्यों ऐसा होता है, पर बीइंग एन एम्प्लॉय ना आपके ना जो गुरुज आप जिनसे सीखना चाहते हो वो लिमिटेड ही हो पाते हैं। आप चाहे ना फिर भी सोशल मीडिया फॉलो करो, कुछ भी करो, पर बीइंग ए फ्रीलांसर ना आपको कोई अलग से ही पुश आता है कि आप चाहे लिंक्डइन हो चाहे सोशल माइंडसेट का हाँ, आप हर वक्त ढूंढ रहे होते हो कि मैं कुछ भी करूँ वो बेटर कैसे हो सकता है। चाहे आपको अपनी वीडियो में साउंड ही बेटर करनी हो, चाहे आपको ये ढूंढना हो कि यार ये हर ऑटोमेटिक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राउंड जीरो से आपके ऊपर आ जाती है, तो वो सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा आपने बोला बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं फ्रीलांसिंग में, कुछ बिगेस्ट चैलेंज एक या दो जो आप बताओगे कि आउट ऑफ सो मैनी, एक या दो चैलेंज जो आपको लगता है कि सबसे बड़े चैलेंज ये होते हैं फ्रीलांसिंग एज अ कैरियर में? आई थिंक अगेन आई वुड से कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि कोई ऐसा पर्सन होगा ना सर जिसको सिर्फ ये है कि इनकम आ जाए, इनकम आ जाए, इनकम आ जाए, तो जितना वो इनकम के पीछे भागेगा ना उतना तो होने ही नहीं वाला। क्योंकि सबसे पहली बात है, कोई आपको काम तब देगा जब आपके पास कोई उसके आपके पास वजह, आप सस्ता दे रहे हो इसका मतलब कोई वो रीज़न नहीं है, आपकी कोई एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए।
तो आपको अगर एक्सपर्टीज़ है तो आप एक्सपर्टीज़ इस्टेब्लिश कैसे करोगे इस इंडस्ट्री में? या तो आप वर्ड ऑफ माउथ आपका फैलेगा, या तो आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, या आप उनसे डायरेक्टली बात करके कन्विंस करोगे कि हाँ मेरे पास है नॉलेज। बिल्कुल क्योंकि आजकल ना केस स्टडीज़ भी फेक हो जाती हैं, आपकी सब कुछ फेक हो जाता है, लेकिन कोई पर्सन आपसे फेस टू फेस जब बात करता है ना, तब पता लगता है कि हाँ इस पर्सन को नॉलेज है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक एक क्लाइंट ने मेरा लिटरली इंटरव्यू लिया था, ओके तो उसने मुझे बोला कि अगर किसी को, मैं इसलिए लेता हूँ, अगर किसी को बेसिक्स भी नहीं पता होंगे तो उससे क्यों काम करना। ऑब्वियसली तो आई थिंक जिस पर्सन को अभी प्रेपरेशन, अब उसको नहीं पता ना कि वो एक सर्टेन चीज़ें ऑफर नहीं कर सकता, देन दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट डिसअपॉइंटेड। क्योंकि लोगों ने एक्चुअली में डिसअपॉइंट होकर फिर से दोबारा जॉब की भी है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी वो बहुत डिफरेंट है कि जो मैं ढूंढ रही हूँ। सेम आप मान लीजिए कोई बिजनेस ओनर, अगर उसका मकसद सिर्फ ये सेल 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 से, आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा? इवेंचुअली वो नहीं हो पाएगी चीज़। माइंड ब्लॉक हो जाता है ना, क्योंकि जब सेल सोच रहे हो तो आप कस्टमर के बारे में नहीं सोच रहे हो, बिल्कुल आप ना ये सोच रहे हो कि फेसबुक आपको क्या ऑफर कर सकता है। राइट आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते रहते हो कि किसी से कॉस्ट कम हो जाए, किसी यहाँ से ही पैसा ना खर्च करो, यहाँ पे पैसा ना खर्च करो। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे भी हो जाती है। आप मान लो फ्रीलांसर हो, आप ना अपनी एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश करना चाहते, किसी क्लाइंट के साथ आपके साथ अच्छी नहीं बनी तो आपने इतनी बहसबाजी कर दी, उस बंदे ने 4 जगह आपका नाम खराब कर दिया, जो कि चाहे आपने एक नाम ही नहीं बहुत ही डाला। नेगेटिव वे में आपको हार्म कर सकता है, बहुत खासकर long। जब आप इनिशियल स्टेज में हो ना, तो किसी के साथ भी आपका यही होगा कि एक भी नेगेटिव फीडबैक आपकी तरफ आ जाता है, तो वही है। तो खासकर इनिशियल स्टेजेस में आई वुड से कि आप अपना माइंडसेट बहुत क्लियर रखो कि आप क्या ऑफर कर सकते हो और आप क्या ऑफर नहीं कर सकते हो। एंड इफ यू कैन नॉट ऑफर दिस ना, तो आप मत लो वो प्रोजेक्ट। जैसे कि अमेजन का एक टैगलाइन है कि ऑलवेज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। हाँ। लोग क्या करते हैं, क्लाइंट लाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट को मतलब मिल जाए, उस चीज़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है जैसा भी है वो हाँ 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 कर दिया, और जब देने की बारी आई तो फिर वो ऑब्वियसली फिर अंडर डिलीवर वाली चीज़ हो गई। और क्लाइंट्स इवन जैसे अभी मेरी दूसरे भाई से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि भाई क्लाइंट्स को जब आप जो बात हुई है, जो आप उसको देने वाले हो वो दे दोगे, तो उसके बाद भी चांस है कि क्लाइंट चला जाता है। तो जब आप नहीं दोगे तब तो फिर वो गारंटीड ही है, उसने जाना ही है। ठीक है। आई रिमेंबर मेरे पास एक ऑडिट आया था, एक एजेंसी थी या एक पर्सन था, फोटोग्राफी प्री वेडिंग शूट उनका था, उनका अकाउंट मेरे पास ऑडिट करने के लिए आया। उस पर भी किसी ने पहले फ्रीलांसर नहीं काम कर रखा था, एंड उस बंदे ने बहुत पैसा उस पर बर्न किया हुआ था, एंड ही वाज वेरी मच मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। तो उसने बस मुझे एक बार अकाउंट ऑडिट करने के लिए कहा। आई थॉट कि ये पर्सन भी फ्रीलांसर, तो मैं एक बार ऑडिट करके देख लेती हूँ, मेरी इनसाइट्स ही बढ़ जाएंगी। ठीक है। एंड आई वाज शॉक्ड। मतलब आप सोचो, प्री वेडिंग शूट के लिए आप मैरिड लोगों को क्यों टारगेट करोगे? बिल्कुल, आप मतलब जब तक आपके पास बहुत हाँ, स्ट्रांग एंगल ना हो तब तक तो और नहीं कर कोई सकते। एंगल नहीं था, आप कोई प्राय कुछ भी नहीं, इतनी बेयर मिनिमम एड्स थी कि मुझे देख के भी समझना है कि वो कोई फोटोशूट की थी। एंड तभी मैं कह रही हूँ कि अगर आप नहीं डिलीवर, आप अब यही बात है, मैंने कल परसों किसी की लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी, डिजिटल मार्केटर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई कोर्स कर लो या फिर किसी की वीडियो देख के और आप नई नेक्स्ट बेस्ट स्ट्रैटेजी अपने अकाउंट में लगाओ। आप उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सको और एग्जीक्यूशन लेके आ सको, ये मेन होता है। अगर आप ये कहोगे कि पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आया, फेसबुक की गलती होगी, पर एक लेवल तक ही तो हो सकती है। बिल्कुल पर कहीं ना कहीं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। सही है। अब सोचो कि इतनी गलत टारगेटिंग कर देना, तो मतलब मतलब ये वैसा हो गया कि मैरिड लोगों को प्री वेडिंग का तो हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि मतलब कभी ना कभी एआई को पता चल जाएगा, मतलब दिस वाज वेरी रॉन्ग। मतलब आप सोचो किसी का कितना एक्सपीरियंस खराब हुआ होगा। ठीक है। तो कोई पर्सन अगर नहीं एक्सपर्टीज रखता है, कम से कम थोड़ा बहुत उन्होंने सक्सेस देखा हो अपनी स्किल में, ये नहीं कि अपने कोई कोर्स ले आप सीधा फ्रीलांसिंग ऑफर करो, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय बिजनेसेस इनिशियल स्टेज, उनका ट्रस्ट टूटता है। खास करके जब कोई बिजनेस छोटा है, जिसके हाँ। पास डेली का बहुत लिमिटेड बजट है, और उसको भी कोई पर्सन अपनी नाकामयाबी की वजह से या नॉलेज नहीं होने की वजह से बर्बाद कर रहा है। बहुत लोगों से मिली हूँ जिन्होंने एक्चुअली में मुझे जब बताते हैं ना कि उन्होंने क्लाइंट लिया था, एंड इट रियली पेन्स सीरियसली जब सुनो ना उन्होंने क्या किया था। तो मैं सोचती हूँ कि इन लोगों ने सीखना उतना ध्यान नहीं दिया जितना इन्होंने सीधा क्लाइंट्स लेने शुरू कर दिए। क्लाइंट्स लेने और बजट स्पेंड करना। मुझे 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस, और अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके ना इन अपडेट से रह सकूं कि क्या नया आ रहा है, क्या ना हो जाए, ताकि गलती से भी कोई चीज़ छूट ना जाए। एंड दीज पीपल फील कि ना अभी एक कोर्स कर लिया, अब हमें आ गया है, आ गया, अब हमें आ गया है, तो ठीक है आ गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा भी आपने बताया मैम कि डिजिटल मार्केटिंग चीज़ ऐसी है, या इनफैक्ट वैसे आज की दुनिया में तो हर चीज़ ही बहुत तेज़ी से बदल रही है, बट उसमें भी डिजिटल मार्केटिंग इज़ समथिंग जिसमें हर दिन या हर कुछ टाइम पर कुछ ना कुछ नया आ रहा है।
तो कैसे आप अपने आप को, या कोई भी पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग में है, कैसे अपने आप को अपडेटेड रखेगा विद लेटेस्ट ट्रेंड्स जो भी चल रही हैं, और कैसे फिर उसको सीखना भी और इम्प्लीमेंट भी करना है? मतलब हर पर्सन को एक डर रहता है कि यार कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, कोई नई चीज़ आई है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी एआई आया हुआ है। अब अगर कोई एआई यूज़ नहीं कर रहा है, चैट जीपीटी को यूज़ नहीं कर रहा है, तो उसको पता है कि मैं पीछे रहने वाला हूँ, क्योंकि जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली उससे आगे जाएंगे। तो कैसे कोई पर्सन ट्रेंड के साथ में अपने आप को अपग्रेड करता रहे, और कहाँ से उसको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? सर हम ना अभी ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे हम सोशल मीडिया से ना ब्लेस्ड हैं, एंड एवरीवन इज गोइंग टू टेल यू हाउ एक्सपर्ट दे आर। तो ना आप अपनी किसी भी फील्ड में हो, डिजिटल मार्केटिंग, चाहे आप एसईओ में, चाहे कहीं भी हो, लोग ना डेली बेसिस पे अब पोस्ट कर रहे हैं। उनका काम है ये कि क्या नई अपडेट आई है वो आपको पोस्ट करके बताएंगे। मैंने खुद ही जब फ्रीलांसिंग मैंने शुरू करी तब मुझे पता लगा लोग छोटी से छोटी अपडेट के बारे में पोस्ट डालते हैं। आपको अब आप स्पेशली जाके फेसबुक के फोरम पे देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई ऐसे अकाउंट्स आप शेयर करना चाहो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब, जहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे अपडेट्स आते हैं और आई बहुत थिंक अभी टाइमली? एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं याद होंगे, पर एक पर्सन का है जैसे जॉन लूमर छोटी से छोटी अपडेट के बारे में, फेसबुक के बारे में अपडेट करता ही करता है। जैसे ठीक उनकी है। रीसेंट वीडियो में उन्होंने बताया कि हम सब सोचते हैं कि फेसबुक का मतलब एरा खत्म होने वाला है, एक डाइंग प्लेटफॉर्म है, बट उन्होंने ये रिसर्च खुद ही करके बता दी कि 2024 में उनका आई थिंक एक्टिव यूज़र बेस 30.7 बिलियन यूज़र्स रहे हैं उनके, और इसमें इंस्टाग्राम अभी इंक्लूड भी नहीं है, और वो हर ईयर थ्राइव कर रहा है। पिछले साल उनका 30.5 बिलियन यूज़र बेस था। तो वो छोटे छोटे अपडेट्स बता देते हैं। जैसे कि अभी हम ये बोलते हैं कि कई लोग बोलेंगे कि हम एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ डिटेल टारगेटिंग करते हैं। बट आपको पता है आपके अकाउंट में 3 लेवल पे ऐसी जगह ये ऑप्टिमाइजेशन इनेबल्ड होती है, आपको नहीं पता, बट आप बाय डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। एक एड अकाउंट सेटिंग में आपकी इनेबल्ड होती है, आपको उस वहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा। एक अकाउंट ओवरव्यू में ये सेटिंग्स इनेबल्ड होती है। ऐड लेवल पे भी अगर आपने देखा होगा तो आपको स्पेशली जाके वो एडवांटेज शॉपिंग ऑप्टिमाइजेशंस डिसेबल करनी पड़ती हैं। तो ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो हो रही हैं। तो ये ठीक है। छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं ना, ये हमें लोग बताते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी एक्सपर्टीज इस्टेब्लिश करनी है, उनको भी कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ पोस्ट करना है, तो वो अपडेटेड रहते हैं। अगेन आप भी ये फॉरम्स पे फॉलो कर सकते हो, क्या कहते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अपडेट आती है हर एक चीज़ के बारे में। आप उस प्लेटफॉर्म को ही फॉलो कर सकते हो। जैसे मेटा का आई थिंक ब्रॉडकास्ट चैनल है, हर एक अपडेट मार्क जुकरबर्ग खुद ही भेजता रहता है कि क्या अपडेट चल रही है। तो अपडेटेड रहने के आई थिंक इस टाइम पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आप अपडेटेड रह नहीं सकते। हर एक चीज़ के बारे में वीडियो है, यू जस्ट सब नीड कुछ टू है। हैव द विल, और आपको मतलब जो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा, जो चाहिए आपको, अगर आप सच में ट्रेंड से अपडेटेड रहना चाहते हो तो यू विल फाइंड सो मैनी रिसोर्सेज। अगेन अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो कि बिल्कुल ही आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, देन अगेन प्रॉब्लम फिर बड़ी है, तो आपको प्राइस तो पे करना पड़ेगा। तो लोग कंसल्टिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, बेन हिथवी है, जॉन कुर, सब लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पे सब अवेलेबल हैं। बिल्कुल। तो आप किसी भी कोई लेवल पे, किसी भी क्वेश्चन पे किसी से भी कंसल्ट करके आप बात तो कर ही सकते हो। और अदरवाइज सारी इन्फॉर्मेशन, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो सोशल मीडिया पे ना अवेलेबल हो। सब कुछ है यू अवेलेबल, जस्ट सारी नीड टू चीज़। हैव द विजन एंड थोड़ा सा विल आपको की। ना ऐसा होगा कि आपको थोड़ा सा ना फेच करने में टाइम लग सकता है कि हाँ ये मेरे काम की नहीं, ये काम की नहीं है, 2018 की वीडियो मैं क्यों देखूंगा, अब 2024 की मैं ढूंढ करता हूँ। मान लो आप पिक्सल इंस्टॉल करना ही सीख रहे हो, तो आप 2024 की देखोगे, बिल्कुल। आप क्यों 2018 पे, आपको प्लेटफॉर्म तक नहीं मिलेगा। अब तो सही। 6 मंथ्स में सारा प्लेटफॉर्म ही चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ये रखो कि हाँ कोई चीज़ सर्च कैसे करनी है, R&D करनी कैसे है। ठीक पर है। अगर वही हैबिट नहीं होगी तो फिर इशू हो सकता है उनको। एक नया D2C ब्रांड स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से कि हम मान लेते हैं कि एक galaxyjewelry.com स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब उसके लिए मार्केटिंग का अप्रोच शुरू से क्या रहना चाहिए? जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो हमने देखा है, और इनफैक्ट हमने भी वो गलती करी है कि जस्ट स्टोर बनाया और कन्वर्जन एड्स चालू हो गई फेसबुक पर, मतलब सेल्स के लिए, और बात ख़त्म, बाकी और किसी चीज़ पे ध्यान देते ही नहीं। तो अब जैसे कि आप एज अ एक्सपर्ट वर्क कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर हम galaxyjewelry.com स्टार्ट करते हैं, तो क्या उसकी मार्केटिंग का फनल आप कैसे बनाओगे और किस तरीके से उसको आप लेके जाओगे आगे? मेरा सबसे पहले ये मकसद होगा कि वो ज्वेलरी ना बाकी ज्वेलरी से कैसे स्टैंड आउट करती है। फॉर एग्जांपल क्या वो हाइपो एलर्जिक है, क्या वो मतलब जैसे कि मैंने कोक स्मिथ का दिया, वो इमोशनल काइंड ऑफ है, या फिर वो किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, या कोई ट्राइबल ज्वेलरी है, या फिर गैलेक्सी अगर ज्वेलरी है तो कोई एरोनॉटिकल समथिंग इंस्पायर्ड समथिंग है कुछ, या क्या है ठीक वो है। एक्सपर्टीज़ आपको बतानी पड़ेगी, या आपकी इंस्पिरेशन क्या थी उसके सेक्शन में। ठीक है। उसके बाद आप जो भी एड्स रन करोगे ना, आपको किसी न किसी तरीके से ना अपनी एड कॉपी में, अपने क्रिएटिव्स में वो चीज़ डालनी है।
क्योंकि क्या होगा ना, आपकी एड कॉपी से जो बंदा रेजोनेट होगा, जिसको लगेगा कि हाँ यार ये है कुछ, ये क्यूरियस बनाया, उसको देखा, तो वो बंदा ना रेस्ट ऑफ द सारी ज्वेलरी से ना आप स्टैंड आउट तभी कर पाओगे, क्योंकि ज्वेलरी की हज़ारों एड्स चल रही होंगी। मतलब सामान बेचने के साथ में आपको एक रीज़न, एक कनेक्शन, हाँ, कुछ वैसा। आपने आज के टाइम पे सर कुछ भी बाय किया होगा, कभी ना कभी आपकी अटेंशन ग्रैब हुई होगी, या तो प्राइस पॉइंट होगा, या तो आपको कलर बहुत अच्छा, आपको डार्क ब्लू चाहिए, पर ना ही नेवी ब्लू चाहिए था, ना स्काई ब्लू चाहिए था, ना कुछ और, एक स्पेसिफिक तरह का ग्रीनिश सा ब्लू चाहिए था। तो आप अगर मान लो कि आपकी यूएसपी यही है कि आप कलर्स बहुत वैरायटी रखते हो, या आपकी, आई थिंक मेरे क्लाइंट थे जो अपनी यूएसपी ये मानते थे कि उनके कंपिटिटर्स ना बहुत थिक फैब्रिक की टी शर्ट्स बेचते हैं, ठीक है। वो समर में नहीं पहनी जा सकती। उनका था कि हम बहुत अच्छा लाइट वाले फैब्रिक की टी शर्ट्स बेचेंगे जो कि उनके कंपिटिटर्स नहीं है, तो वो ऑफकोर्स ये चीज़ हाईलाइट करेंगे। बिल्कुल। आई हैड अ क्लाइंट, आई थिंक आप पता होगा, उनका था कि वो इंडियन ड्रेसेस बेचते थे। उनका था कि उनकी जो लहंगे की या फिर अनारकली का घेरा कुछ होता था, वो एक सर्टेन मीटर्स का होता था। तो वो आप अगर आप सिर्फ लिखोगे ना, वो एक टाइम तक वो नहीं बात समझ आ रही, जब तक आप उसको वीडियो में नहीं सिर्फ समझाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर वही चीज़ कोई कोरियोग्राफर या फिर कोई डांसर बताए कि हाँ ये जो है ना, जैसे घूमने वाला जो स्टेप होता है, बिल्कुल। ये घेरा यहाँ पे और कोई ड्रेस में मुझे उस नहीं पॉइंट मिला। को फोकस करके हाँ, आपने किस आप अपनी ही यूएसपी को अलग अलग एंगल से किस तरीके से कस्टमर के दिमाग में बिठा पाओगे, क्योंकि आप ना यहाँ पे दो चीज़ें कर रहे हो, आप सेल, क्या कहते हैं, जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करो, एक डिमांड क्रिएट भी कर रहे क्रिएट हो। भी कर रहे हो। तो ठीक है। हमेशा यही होता है, और जो आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो ना, यू डोंट नो कि कितनी ऑडियंस उसमें ऐड हो सकती है। हमें कभी नहीं पता होता, मुझे नहीं पता था मुझे इमोशनल ज्वेलरीज पसंद थी, बट जब सामने आई तो जब पता सामने चला। आई तो पता चल गया। फेसबुक जिस तरीके से काम करता है कि लोग ढूंढ नहीं रहे हैं चीज़ को, लेकिन लोगों तक इसी पहुंचा। वजह से ना फेसबुक एआई को बहुत पुश कर रहा है। क्योंकि क्या होना ना, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स है 24 से लेके 45 तक के लोग, तो आप ऐड उनको ही दिखाते रहोगे, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे ये चीज़ हटा दें, आप क्या कहते हैं अपना कोई परचेजिंग डाटा, ऑडियंस सिग्नल उनको देते हो, अब उन्होंने डाटा स्टडी किया, उनके हिसाब से तो भाई 18 से 24 वाले लोग भी हैं, उनके हिसाब से 45 से लेके 65 तक के लोग भी आपके इसीलिए अब धीरे परचेज धीरे हैं। करके फेसबुक टारगेटिंग ऑप्शंस को कम करता जा रहा है कि भाई तुम मुझे बता दो क्या बेचना है, मैं देख लूंगा क्योंकि किसको बेचना दो है। चीज़ें होती है ना सर, क्या कहते हैं, अगर मान लो आपके पास बजट है, आप ब्रॉड से नैरो जाओगे, मतलब आपने पहले सबको दिखाई ऐड, आप देखोगे कि किसने क्या कहते हैं इंटरेस्ट दिखाया या मेरी वेबसाइट पे आए। और दूसरा है कि आप स्टार्टिंग से ही आपको बहुत क्लियर है कि मेरी तो ऑडियंस यही है, आप बहुत नैरो ऑडियंस से धीरे धीरे करके ब्रॉड होना शुरू हो गए। ठीक है। तो ये दो अप्रोच होती हैं। ठीक है। फेसबुक पहली वाली को बोलता है, और हम जब अपना थोड़ा सा आरओएस मेंटेन करना चाहते हैं, जिनका बजट कम होता है, वो नैरो से ब्रॉड पे जाते हैं। ठीक है। अब जैसे हर चीज़ की, हर, चाहे कोई बिजनेस है, कोई कैरियर है, हर पर्सन को कुछ ना कुछ अपनी चीज़ में ऐसा लगता है कि ये डाउन साइड है इसका और ये अप साइड है। तो एक डाउन साइड जो बिगेस्ट आपको लगता है एज अ फ्रीलांसर का, और एक अप साइड जो बिगेस्ट आपको लगता है कि एज अ फ्रीलांस, एज अ कैरियर का। आई थिंक सबसे बड़ा अपसाइड तो मुझे ऐसा लगता है, स्काई इज़ द लिमिट। आप क्या कहते हैं, आप वो अगर क्लियर रख लो कि इसी तरह के क्लाइंट से आपको डील करना है, देन आपकी ना टर्म्स क्लियर सेट होती जाती है, और ठीक है। आपको पता होता है कि कोई लिमिट नहीं है, तो आप ना अपने आप को क्या कहते हैं मल्टीपल लेवल्स पे एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक फॉर बात। एग्जांपल के तौर पे आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हो, जहाँ पे आपको एग्जीक्यूशन नहीं लेना, वहाँ पे आप लोगों को बता रहे हो कि गलती क्या है। ठीक है। ये भी बहुत क्या कहते हैं इन है इस टाइम पे। दूसरा, आप क्या कहते हैं एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी काम कर सकते हो उस चीज़ की एक्सपर्ट में, क्योंकि लोगों को है कि कोई हमें बस सिखा दे, कोई बता दे, कोई अपडेट्स के रिगार्डिंग कर दे, और बेसिकली आप उस काम को कर भी सकते हो किसी लोगों के लिए। और आप एक प्रोजेक्ट नहीं, 2 प्रोजेक्ट नहीं, 3 प्रोजेक्ट नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा कि कितने प्रोजेक्ट्स पे आपको काम करना है। ठीक आप है। अपनी टीम भी ये डेवलप अपसाइड कर हो सकते हो। गया। ये अपसाइड हो गया। डाउन साइड। डाउन साइड आई थिंक फ्रीलांसिंग में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको ना जो इनिशियली क्लाइंट्स एक्वायर करने होते हैं, वो किस तरीके से आप कोल्ड रीच करोगे या वो आपको रीच करेंगे। ये जो चीज़ होती है ना, खुद को प्रमोट करना बेसिकली, वो बहुत मुश्किल होता है। ब्रांड को प्रमोट करना एज अ मार्केटर अलग बात है, फिर भी बट easy खुद है। को अप्रोच करना ना, आप अपनी इनसिक्योरिटी से जितना डील करते हो वो बहुत ज़्यादा ही होता है। एंजाइटी लेवल एट द टॉप। हाँ, बैड हेयर डे, नई वीडियो बनाने को मन करेगा, किसी दिन कुछ और हो जाता है, पूरी रिकॉर्डिंग कर ली, माइक नहीं चल रहा था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे इश्यूज से आप डेली बेसिस पे डील करते हो जो आपको पता भी नहीं था। तो सबसे बड़ी डाउन साइड ये होती है, पर ये आई थिंक मैं डाउन साइड नहीं कहूँगी, कुछ ना कुछ तो दिक्कत की हर काम में रहेगी। लर्निंग कर्व है। हाँ, और हर चीज़ में रहती है। और आपको कोई भी चीज़ अगर कभी दिक्कत आती है, आपको जब उसकी सॉल्यूशन मिलता है ना, वो इतना
अच्छा फील होता है ना। मुझे याद है जब मैं Fulfillment. हाँ, जब मैं अपनी वीडियोस एडिट करती थी मैनुअली सबटाइटल्स ऐड करना, और जब मुझे पता लगा इसके लिए ऑटोमेटेड टूल होते हैं, मेरा 1 घंटा 2 घंटा जो बच गए थे, मैं कहा पैसे लेने लो कोई बात नहीं, मेरी वीडियोस पे ऑटोमेटिक कैप्शन लग जाए, कोई बात नहीं। तो जो छोटी छोटी आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं ना, तो आपको वो एक अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। पर लेकिन जब जॉब पे कर रहे होते हैं तो आपको बस ऐसा लगता है कि यार सेल आ गई तो हाँ बस ये अचीवमेंट है, सही बात है। आरओएस अच्छी आ गई बस। जैसे डाउन साइड में आपने बताया कि ये ढूंढना बहुत मुश्किल काम है कि क्लाइंट कैसे मिलेगा, तो वही क्वेश्चन भी है कि एक पर्सन एज अ फ्रीलांस स्टार्ट कर रहा है, अब उसको क्लाइंट कैसे मिलेगा? सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। बेसिकली मेरे लिए सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा लिंक्डइन रहा है, क्योंकि लिंक्डइन पे आई थिंक मेरा अकाउंट बहुत पहले से था, तो वहाँ पे क्या होता है ना, लोग रीच आउट खुद ही करते हैं। ठीक है। तो मुझे नहीं पता अभी वो किस तरीके से मुझे इतना बूस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बहुत रीच आउट्स लिंक्डइन से ही मिले। एंड आई हैव ट्राइड कि मैं अपनी एक्सपर्टीज़ ना लिंक्डइन पे भी पोस्ट करूँ। मैं इंस्टाग्राम को या यूट्यूब को भी इतना नहीं कह रही हूँ, मैं जितना लिंक्डइन को कह रही हूँ, क्योंकि लिंक्डइन पे ना प्रोफेशनल क्राउड बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ना लोग टाइम पास करने के लिए नहीं आते हैं, बिल्कुल। ना ही वहाँ पे अगर मेरे को 17 लाइक्स भी किसी वीडियो पे आए हैं, तो या तो वो डिजिटल मार्केटर्स हैं या वो कहीं पे मतलब उसकी रेलेवेंसी है, रेलेवेंस बहुत हाई है। बिल्कुल। तो वहाँ पे टाइम पास के लिए नहीं है। वहाँ पे अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करो, अगर बोलेगा 17 लाइक किसके आए हैं, आप देख के इतने डिमोटिवेट हो जाओगे ना कि क्यों ही पोस्ट किया था। राइट। तो आई थिंक ये वो है, आप क्या कहते हैं, अपवर्क, फाइवर जैसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी गिग एनलिस्ट करो, वहाँ से भी आपको मिल सकते हैं। सेकेंडली आप खुद अपने आप को प्रमोट भी कर सकते हो, जहाँ पे आप क्लाइंट्स को खुद कोल्डली रीच आउट करो, अपने बारे में अवेलेबल करो, जो कि इनिशियली बहुत ये क्रिंजी फील होता है हमको, बट ये एक्चुअली में आपको ये चीज़ हटाना पड़ता है अपने आप को कि हाँ। सेम ऐसा होता है कि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार गेम ऑफ सेलिंग पे वीडियो बना रहे हैं, इस पे तो यार 2000 व्यूज़ आ रहे हैं, 3000 ही व्यूज़ आ रहे हैं। वो कई लोग तो बनाते हैं उस पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना होता है कि यार इस चीज़ को देखने वाला जो बंदा है ना, वो बिजनेस वाला पर्सन है, वो कुछ कर रहा है, वो मतलब उसके लाइफ में कुछ चीज़ें चल रही है जो मीनिंगफुल है। ये मैं कोई छोटू गोलगप्पे वाला वीडियोस नहीं है कि कोई भी मज़े में वो रील देख रहा है और वैसे चल रहा है। तो इसके लिए एक पहले से आपके पास में कुछ चीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इसको देख सकते हो। एक्चुअली आप जिसकी भी आप वीडियोस के बारे में बात करो ना कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए होते हैं, आप एक बार देखना, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप कोई बच्चों की ललबाइज होती हैं, अब उनको तो लोग सर्च करते हैं, वो तो चलती रहती है, उनका मकसद ये थोड़ी ना कोई उसको एंजॉय करे, उसका मकसद कुछ और है। हाँ, कि बच्चे को बस फ़ोन हाथ में दे दिया और बस कि वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा किसी चीज़ में। अब सेकेंडली मान लो अगर आप कोई अपनी फील्ड की पोस्ट कर रहे हो जिसके मिलियंस ऑफ लाइक्स या कुछ भी आ रहा है, आप उनका ना कंटेंट देखना कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं, आपको पता लग जाएगा। अगेन अगर रेलेवेंट नहीं है तो चाहे मिलियन व्यूज़ भी आ रहे हो। इसकी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है मेरे पास। जब हम लोग ब्लॉगिंग करते थे 2012, 13, 14 के आसपास की बात है, तो उस टाइम पर एक बहुत फेमस, मतलब आज भी बहुत फेमस है, नील पटेल। हाँ। तो नील पटेल का ना, जैसे नीलपटेल.com पे जाते थे तो वो मतलब बहुत तगड़ा नाम था उस टाइम पर भी एसईओ में। तो वो साइट के ऊपर क्या लिखता था, किस चीज़ को प्रमोट करता था कि लर्न हाउ टू गेट 3000 विजिटर्स टू योर साइट इन अ मंथ। तो हम ऐसे कहते 3000 इन अ मंथ, और उस टाइम पे हमारे दिन के आते थे 30,000 व्यू, मतलब 30,000 40,000 डेली, बहुत आम सी बात होती थी, क्योंकि हम लोग मूवीज़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की उड़ाल दी और चेन्नई एक्सप्रेस आई थी तो रियल टाइम में 30,000 चल रहा था। तो हम कहते थे कि यार ये क्या है, ये मतलब इतना बड़ा नाम इतना है और 3,000 की बात कर रहा है। लेकिन बाद में समझ में आया वो 3,000 की जो कीमत है ना, हमारे 3 मिलियन से भी ज़्यादा। तो जब तक लोगों को नहीं पता होता, जब तक हमें ही नहीं पता था, तो हम चीज़ों को गलत जज कर रहे होते, और ये हमेशा लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। जब तक नहीं पता होती चीज़ों का, हमें लगता है कि यार ये तो ऐसा है। जैसे बिजनेस के बाहर वाले बंदे को लगता है बिजनेस वालों के तो मजे हैं, बिजनेस के अंदर वालों को लगता है कि भाई क्या चीज़ है। वही सर, अगर आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में लोगों का एक्सपीरियंस देखा हो तो कितना खराब भी जाता है कई बार। बिल्कुल। वो सोचते हैं कि इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, बट उनकी जो ऑडियंस है, क्या वो आपकी प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस है, मतलब बन सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल जो, सही कह रहे हो। तो वही बात है कि अगर रेलेवेंसी नहीं है तो कुछ भी आप करोगे ही क्यों? डजंट मेक एनी सेंस। चाहे आप पीआर का काम कर रहे हो, चाहे अपनी ब्रांड के कलर्स ही डिसाइड कर रहे हो, जब आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है तब आपको वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही है। एक चीज़ हम सुनते हैं बहुत बार, और ये चीज़ कई बार हम महसूस भी करते हैं इसके बारे में, कि वर्क लाइफ बैलेंस। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन वर्क लाइफ बैलेंस? लोग कहते हैं कि भाई मतलब जो बिजनेस ओनर्स हैं, खास करके कोई भी बिजनेस, मतलब फ्रीलांसर भी एक अपने आप में एक अपना छोटे बिजनेस का ओनर ही है। तो जॉब में लोगों को ऐसा लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस है कि भाई आप ऑफिस से गए, बात खत्म, अब अगले दिन जब आना तब। लेकिन जब एज आप फ्रीलांस काम कर रहे हो या बिजनेस ओनर काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी तरीके से हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस इसमें एक मुद्दा आता है। तो आपका क्या इसके बारे में सोचना या कहना है?
इनिशियली खुद मैंने इस चीज़ में भी बहुत सफ़र किया। आई रिमेंबर मुझे आई थिंक लास्ट ईयर एक 2 मंथ्स का क्रिएटिव ब्लॉक आया था। मैं कुछ कंटेंट नहीं पोस्ट कर पा रही थी, कुछ नहीं। आई थिंक अकाउंट्स पे काम करना वाज ओके, बट जो होता है ना, आप अपने लिए काम कर रहे हो, अकाउंट पे आप काम कर रहे हो लाइक फॉर इनकम, बट जो आप अपने लिए काम कर रहे हो इन फ्यूचर फॉर योर फ्यूचर सेल्फ, तो वो वाला काम ना कहीं रुक गया था फॉर सम रीज़न। देन आई रियलाइज्ड कि ना ये वाला काम भी नहीं हो पाएगा अगर मैं पर्सनली नहीं अच्छा फील कर रही होंगी। तो आई रिमेंबर, आई थिंक आपकी ही सजेशन थी लिंक्डइन पे, एक और या पर्सन था डैन को, आई थिंक वो ना फिटनेस के बारे में बहुत पोस्ट करते हैं, एंड मैंने उनको फॉलो कर लिया, ऐसा कुछ नहीं किया, एंड मैंने कहा देखेंगे, थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया, थोड़ा सा टाइम और भी अपनी लर्निंग पे लगाना शुरू किया, एंड उनकी पोस्ट मुझे डेली दिखने लगी। उनका आई थिंक एक पोस्ट थी, इफ़ यू वांट टू लिव लॉन्गर वॉक, इफ़ यू वांट टू लिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन यू शुड वेट लिफ्ट। तो फिर मुझे नहीं पता था वेट लिफ्ट की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, इतनी क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसके बाद में थोड़ा R&D की, जो हमारी आदत होती है, तो मुझे पता लगा वेट लिफ्टिंग इज नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर बॉडी बिल्डिंग, बट इट इज़ फॉर एवरीवन, और इसका कोई एज भी नहीं होता है। इफ़ यू आर इन 70, इफ़ यू आर इन 80, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मैंने कहा क्या चला चाहिए, ट्राई करके देखते हैं। बिल्कुल। एंड जो डिफरेंस मैंने फील किया वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। आई रिमेंबर मुझसे आई थिंक एक मशीन थी, आई थिंक उसे पैक फ्लाई वाली कहते हैं, वो मुझसे खाली भी नहीं लग रही थी। मतलब वेट तो क्या लगाया था ना, वो अब मैं 20 kg वाला लग जाता है। धीरे धीरे करके मैंने देखा कि हमारी बॉडी की कितनी मतलब क्षमता होती है, हम उसे एक्सप्लोर ही नहीं करते, और हमें बस यही लगता रहता है कि नहीं हम काम करते रहें, काम करते रहे, काम करते रहे। वो जो चीज़ होती है ना, हमारा काम भी अच्छा नहीं होता। बिल्कुल। अगर आपने कहीं पे लिमिट लगा दी ना, इसके बाद ये चीज़ नहीं करनी, थोड़ा सा आपको अपने लिए स्पेस रखनी है, तो वो काम भी अच्छा होता है। कहीं ना कहीं आपको किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, जो कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज़ की अति जो है वो खराब होती है। तो हमें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर्स हम कई बार अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ऐसा लगता है कि इतनी अपॉर्चुनिटी है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। रात को 1 बजे तक भी जाग रहे हैं, 2 बजे तक भी जाग रहे हैं, सुबह उठ के फिर उस पर लग गए। लेकिन अगर आप ये चीज़ नहीं भी करोगे ना, थोड़ा सा गैप ले लोगे, 2 घंटे आप अपने लिए लोगे, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो नॉर्मली लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं और इसकी वजह से बर्नआउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर एक होपलेसनेस वाली सिचुएशन आ जाती है। उससे बचने के लिए सिंपली है कि जब आपको लगता है कि थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, और आप अपना फ़ोन साइलेंट पे रख के या कुछ कर लो। कुछ नहीं हो रहा है दुनिया में आपके बिना, या आपके 2 घंटे एक्टिव नहीं रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन लोगों को ऐसा अपना एक प्रिज्यूम हो जाता है कि भाई मेरे बिना ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, या फिर जो भी है। आई थिंक सर मुझे भी याद है ये वाली चीज़ फिट्स होते थे कभी कभी ना, कि हाँ, और उस टाइम पे क्यों ऐसा हो रहा था तो कुछ नहीं पता लगता। आई रिमेंबर मेरा एक फ्रेंड है, फ्रीलांसिंग में ही है वो पर्सन, तो मैं उससे बस बात करती थी, उससे पूछती थी कि ये थॉट आ रही है, तो बोलता है ये बहुत कॉमन है, बस दिक्कत ये है कि अभी तेरे पास ना कोई कम्युनिटी नहीं है, सोशल कम्युनिटी, जो तेरा ही वो जो काम फील्ड का काम कर रहे हो। तो जब तुझे पता लगेगा ना ये सबके साथ ही इशू हो रहा है, देन यू विल नॉट फील अलोन, यू नो, मिजरी लव्स कंपनी। तो वही चीज़ हो जाती है। और सेकेंडली एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुई, जब आप किसी भी तरह के ना इशू से गुजर रहे होते हो, आई थिंक हम सबसे पहले अपनी फैमिली से बात करना बंद करते हैं। हमें लगता है कि उन्हें समझ नहीं आएगा, बट आई थिंक ये बात ना काम की नहीं है, बट पर्सनली आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, आप अगर बात करोगे ना, ट्रस्ट मी, इट हेल्प्स। कुछ चीज़ें बस सिर्फ बात करने से ही सॉल्व हो जाती है, चाहे आपको आंसर मिले या नहीं मिले। रिक्वायरमेंट बस बात करनी थी, कोई सुन ले, वो वाला इशू, कोई एडवाइस नहीं चाहिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, बस बात कर लो। एंड आई थिंक लोग जब भी ऐसा महसूस कर रहे हो, चाहे आपके सिबलिंग्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आप उनसे बस बात करके देखो। आई रिमेंबर मेरी सिस्टर, शी वॉज सो हैप्पी जब मैंने उसको बताया मैं फ्रीलांसिंग शुरू करने वाली हूँ। हमारे घर पे आई थिंक किसी ने कभी ये वाला काम नहीं किया था जो मैं वैसे भी कर रही हूँ। तो वो बहुत एक्साइटेड थी, वो बहुत ज़्यादा हमेशा मुझसे पूछती रहती है क्या मैं कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। शी इज़ लाइक माई बिगेस्ट चीयर लीडर, आई वुड से। तो उससे उसके साथ मुझे बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। जबकि बात शुरू करती हूँ ना, तब से पहले वो एडवाइस देती है, पूरी बात भी नहीं सुनते, बट नहीं चाहिए एडवाइस, फिर भी वो आगे से एडवाइस आ रही है। लेकिन हाँ, बट हमें इस बात की खुशी हो जाती है, तसल्ली मिलती है कि बात हो रही है। हाँ, आई थिंक पहले जब मैं एज एन एम्प्लॉय थी तब इतना बात नहीं करते थे। अब ज़्यादा इशू ऑफिस में क्या हो रहा है वो बात करते थे, लेकिन अब ना पर्सनल इश्यूज होते हैं। अब आप अपनी इनसिक्योरिटी से डील कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, वो चीज़ है ही अलग। बिल्कुल, वो आपको अंदर से हिला के रख देती है। बिल्कुल राइट ऑन। तो मैम, जैसे एज अ फ्रीलांसर आप काम कर रहे हो, तो कोई पर्सन आपको किस चीज़ के लिए रीच आउट कर सकता है? मतलब कि हाउ कैन यू हेल्प अ ब्रांड, और एक D2C ई-कॉमर्स कंपनी को कैसे हेल्प कर सकते हो? इस माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि हाँ यार, ये मेरी नीड है और मैम
इज समबडी जिससे मुझे बात करना चाहिए, मतलब बात करना चाहिए, काम हो नहीं हो दैट इज़ अ बात की बात, तो कौन पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं? इस वक्त जो भी लोग अपनी ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं कि दे हैव अ क्लैरिटी कि उनके कस्टमर्स क्या हैं, वो क्या ऑफ़र कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, उनकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन यूएसपीज़ क्या हैं, और वो किस तरह का ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। बेसिकली उनके थोड़े गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों और एथिकल हों। बिल्कुल। मेन चीज़ है एथिकल हो, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म पे जाओगे तो सूनर और लेटर वो आपके एफर्ट्स वेस्ट ही होने वाले हैं। ये प्रॉमिस हर मार्केटर आपको कर पाएगा कि अगर आप एक सर्टेन लेवल की पेशेंस रखो, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी। ठीक बात बट है। अगर ये होगा ना कि आपके पास लाइक 15-20 डेज का भी कुछ नहीं है और आप कोई भी क्रिटिसिज्म पे आप काम नहीं करने वाले, इवन आप उस चीज़ पे ऑफेंड हो जाओगे। आई रिमेंबर कि एक क्लाइंट थे, उनके पास 2 तरह की कैटेगरी थी जो सीजनल थे। उनमें से कुछ प्रोडक्ट थे जो गर्मियों में ज़्यादा बिकते थे और कुछ सर्दियों में ज़्यादा बिकते थे। ठीक है। उनका पुराना डाटा बहुत अच्छा था क्योंकि उस टाइम पे समर थी, पर जब वो हमारे पास आया प्रोडक्ट, वो हो गई सर्दियाँ। तो क्या हुआ ना, थोड़ा सा आरओएस में ड्रॉप आया। ओके था, तो मैंने सोचा कि जो उनके विंटर के प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको प्रमोट करती हूँ। वो सारे आउट ऑफ स्टॉक हो गए। एंड क्या था कि प्लस ना इन्वेंट्री का कुछ अपडेट मिलता था, और आई थिंक 1 महीने के बाद मुझे अपडेट मिला भी तो 2-2, 3-3, 4-4 ये सब चीज़ें अपडेट मिली। ठीक है, अब जो इन्वेंट्री मुझे मिले मैं उसके हिसाब से जिसके एटलीस्ट 10 पीस होंगे मैं एटलीस्ट उनको तो प्रमोट करूंगी ना। तो बाद में पता चला कि ये मिसकम्युनिकेशन थी। उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ उस टाइम उतना प्रोडक्ट था, वो और भी आने वाले थे। तो अब ये मिसकम्युनिकेशन होगी, मुझे कैसे पता होगा, मैंने एड्स कम चलाई। एंड उनका बजट आई थिंक दिन का था ही 4 या 6 हज़ार का था बजट। एंड उन्होंने आई थिंक एक मीटिंग में कहा कि उनको अपने शॉपिफाई पर रोज हर वक्त हर 1 घंटे में टिंग 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 चाहिए। एंड आई वाज लाइक क्या बात है। दैट टिंग टिंग ब्रोक मी। मैंने कहा मैं क्या कन्विंस करूँ मैं किसी को, जब उनका ये माइंडसेट है। वो कहते कि उनके कंपटीटर्स के पास इतनी सेल आ रही है, वो नाम नहीं बताने को रेडी, कोई ब्रांड नहीं कुछ बताने को रेडी, ताकि मैं स्टडी कर सकूँ वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर इतना कोई पर्सन अचीव कर पा रहा है तो उससे तो सीखना भी बनेगा मेरे लिए। पर नहीं, कुछ नहीं। तो वो टिंग 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 वाली कन्वर्सेशन तो मुझे हमेशा ही याद रहेगी। मैंने कहा अब क्या ही मैं आगे बोलूँ इनको, जो कि ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर इन्वेंट्री की मिस इन्फॉर्मेशन हमारे पास जाएगी, प्लस क्या कहते हैं आपका जो प्रोडक्ट है जो सीजनल था वो नहीं रहा स्टॉक में, और दूसरे प्रोडक्ट के बारे में भी आप एक्टिवली अपडेट नहीं कर रहे हो, एंड ऑल यू आर आस्किंग फॉर आरओएस। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ में कोई पर्सन कुछ कर ही नहीं पाएगा जब तक आप नहीं ओपन हो डिस्कशन राइट के ऑन, लिए। समझ गए। तो ये हो गया कि किस चीज़ के लिए लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको कनेक्ट करने का जो ज़रिया है वो हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, अब लास्ट में एक मस्ट टू हैव जिस पे हमें बात करना ज़रूरी है, डेट इज़ एआई। तो एआई कैसे आपको हेल्प कर रहा है अपने काम में, और कैसे आपको लगता है कि इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट मार्केटिंग इन पर्टिकुलर आगे जाके? सर इस वक्त एआई ना ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए अवेलेबल है, चाहे क्रिएटिव्स क्रिएट करना हो, चाहे एडिट करना हो, चाहे आपको कंटेंट ऐड कॉपी चाहिए हो, चाहे आपको अपना प्रपोजल बनाना हो, चाहे आपको पूरी वेबसाइट का कंटेंट क्रिएट करना हो, चाहे वेबसाइट ही क्रिएट करनी हो, बिल्कुल। चाहे आपको अपनी मार्केटिंग करनी हो, चाहे आपको ऑडियंस सर्च करनी हो, हर चीज़ के लिए इस वक्त ना एआई अवेलेबल है। बट आई फील लाइक ना आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो आपको हेल्प इनिशियली किस चीज़ में चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको क्रिएटिव्स एडिट करने हैं या फिर क्रिएट करवाने हैं, तो आप पहले एआई से हेल्प ले सकते हो कि किस तरह के आपको एंगल्स चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल अभी ही कोई पर्सन है, मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके बायर पर्सोना क्लियर ही नहीं है, वो सीधा कुछ भी ऐड बना के और पोस्ट कर रहा है। तो उससे पहले ना आप कोई भी ऐड बनाने से पहले एक बार अपनी एआई के टूल से, चाहे आप जेमिनाई यूज़ कर रहे हो, चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, आप एक बार उसको अपने ब्रांड का एक ब्रीफ बता दो, उसको बायर पर्सोना के जितने मिल सके ना आपको वैरायटी, आप उन सबको क्रिएट करने की कोशिश करो। फिर जो रेलेवेंट होगे उसके बेसिस पे आप क्रिएट करो ना अपनी ऑडियंस के लिए क्रिएटिव्स। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि वो ऐसे ऐसे एंगल्स पकड़ते हैं, कभी कभी तो इररिलेवेंट भी होते हैं, बट एज ए ह्यूमन यू कैन डिस्कार्ड दोज आइडियाज़ ना। आप सिर्फ वो चूज़ कर लो जो आपके लिए रेलेवेंट है। बट एआई आपको ना काफ़ी सारे ऑप्शंस और फीचर्स ऐसे बता देता है जो आपके दिमाग में उस टाइम पे नहीं आए होते, मे बी सूनर लेटर आ जाते, बट इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। कंटेंट में भी, सब कुछ, हर एक चीज़ में। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम पहुंच गए लास्ट रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो मैम मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा, आपको क्विकली एक चूज़ करना है, आईफोन और एंड्रॉयड। क्विकली, इतना टाइम नहीं है। आईफोन या एंड्रॉयड? एंड्रॉयड। मैकबुक या विंडोज़? मैकबुक। फेसबुक या गूगल?
फेसबुक। रेवेन्यू या प्रॉफिट? प्रॉफिट। गांव या शहर? शहर। स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स? स्टीव जॉब्स। जेफ बेजोस या एलन मस्क? जेफ बेजोस। गोवा या मनाली? मनाली। अब गोवा गए हो? हाँ, इसलिए आपके ऑप्शन में गोवा नहीं है। असली था ना उनसे। चाय या कॉफ़ी? नन। अरे मैडम, एक ऑप्शन तो चूज करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, चाय। अंबानी या अडानी? अंबानी। केजीएफ या बाहुबली? केजीएफ। अभी आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स ले रहे हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है कि इंडियन क्लाइंट या इंटरनेशनल क्लाइंट। अभी इंटरनेशनल लिए नहीं है, बट प्रेफर ऑफ ठीक है। इंटरनेशनल। वन टूल दैट यू कैन नॉट लिव विदाउट? वन टूल दैट आई कैन नॉट, अभी इन शॉर्ट। ओके। मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू? मर्सिडीज। मूवीज या वेब सीरीज? वेब सीरीज। मिर्ज़ापुर या पंचायत? मिर्ज़ापुर। पंचायत देखी आपने? हाँ, देखिए सर। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, समझ आई होंगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कमेंट डाउन द वीडियो, और हम आपकी डेफिनेटली हर तरीके से हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। हे गाइस, मैं हूं कृष्ण। मैं जानना चाहूँगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया एपिसोड देखने के लिए।